विभिन्नता। वंशागत एवं विभिन्नता, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वंशागत क्या है। वंशागत का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचने वाले लक्षण वंशागत कहलाते हैं। माता पिता से उनके संततियों में उनके लक्षणों का निर्यात होना वंशागत लक्षण कहलाते हैं। और विभिन्नता, भले ही माता पिता के लक्षण बच्चों में पहुंच जाएं, लेकिन उनमें विभिन्नताएं मिलती हैं, अर्थात उनके स्वरूप में अंतर होता है, उनके रंगों में भी भेद होता है, उनके हाइट में भी भेद होता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की भिन्नता होती है, जिससे विभिन्नताएं कहते हैं। अंग्रेजी में हम कहते हैं कि हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ठीक है, वंशागत एवं विभिन्नताएं। तो इन्हीं चैप्टर पर आज हमने कुछ प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं। आप लोग अपने कागज कलम को निकाल लीजिए और प्रश्न को नोट कीजिए। नंबर 1 प्रश्न है, आनुवांशिकता एवं विभिन्नता को एक एक वाक्य में स्पष्ट कीजिए। जैसे आनुवांशिकता क्या है और विभिन्नता क्या है, तो आपको एक शब्दों में इन चीज़ों के बारे में सुनना होगा। तो ध्यान दीजिए, आनुवांशिकता क्या है। आनुवांशिक लक्षणों को जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवांशिकता कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने को आनुवांशिकता कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं विभिन्नता की। तो एक शब्द में इसे भी सुनिए, संतानें पूर्ण रूप से जनकों के समान नहीं होती। संतानें पूर्ण रूप से जनकों के समान नहीं होती। इनमें जो विभिन्नता होती है उसे विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। लिंग संलग्न लक्षण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लिंग संलग्न लक्षण अर्थात वो लक्षण जो माता पिता से संतानियों में पहुँचते हैं, ठीक है, उन्हीं लक्षणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आपने आनुवांशिकता में आपने पढ़ा कि आनुवांशिक लक्षण क्या है, कि आनुवांशिक लक्षणों के जनकों से संतति में पहुंचने की आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, तो जब आनुवांशिक लक्षण आपके संतानों में पहुंच सकते हैं तो लिंग संलग्न लक्षण को भी वही बोलते हैं, आनुवांशिक लक्षण। ठीक है, अब इनमें बात आती है कि मनुष्य में लिंग संलग्न वंशागत द्वारा उत्पन्न 2 व्याधियों के नाम बताइए। तो सबसे पहले लिंग संलग्न लक्षण को परिभाषित हम करते हैं, उसके बाद 2 व्याधियों के नाम आपको बताएंगे। तो पहला है लिंग संलग्न लक्षण। प्राणियों में कुछ अनुवांशिक लक्षणों की वंशागत लिंग से संबंधित होती है। ठीक है, इनका संबंध लिंग गुणसूत्रों से होने के कारण इन्हें लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। अब जब लिंग संलग्न लक्षण बच्चों में आ गया तो जाहिर सी बात है व्याधियाँ भी आएंगी। अगर माता पिता को कोई डिसीज़ है तो उनके बच्चों में भी वो बीमारियाँ पहुँच जाएंगी। तो उन व्याधियों के नाम है वर्णांधता और हीमोफीलिया। हम आपको वर्णांधता के बारे में बता देते हैं। वर्णांधता होता है ऐसा व्यक्ति जिसको लाल और हरे रंगों में विभेद नहीं होता है, वर्णांधता कहलाता है। ठीक है, अब हीमोफीलिया की बात कर लेते हैं। हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति जो हो जाता है तो उसके शरीर से जो रक्त का स्त्राव होता है वह निरंतरता से बहता रहता है और वह रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ये आनुवांशिक लक्षण है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में पहुँचती रहती है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे में नियुक्त क्यों नहीं किया जाता है। वर्णांध व्यक्ति को रेलवे में नियुक्त क्यों नहीं किया जाता है। इससे पहले वाली प्रश्न में हमने आपको बता दिया कि वर्णांध व्यक्ति लाल और हरे रंगों में विभेद नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे में आपको लाल और हरे 2 ही प्रकार के सिग्नलों को ध्यान से देखना है, और जब आप लाल और हरे दोनों को आप ध्यान से नहीं देख पाएंगे तो आप
ट्रेन कैसे चला पाएंगे? तो इस प्रकार के व्यक्ति, और ट्रेन ही की बात नहीं, ऐसा व्यक्ति ना ही अच्छा पायलट बन सकता है, ना ही अच्छा ड्राइवर बन सकता है, और ना ही ट्रेन का ड्राइवर बन सकता है। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं कि इसमें समस्या क्या है कि वर्णांध व्यक्ति में प्रोटॉन दोष, ध्यान से सुनिएगा, वर्णांध व्यक्ति में प्रोटॉन दोष के कारण लाल और हरे रंग में अंतर करने की क्षमता न होने के कारण इन्हें रेलवे आदि में नियुक्त नहीं किया जाता है। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक पुरुष में लिंग गुणसूत्र समीकरण x और y तथा इनमें एक बार बॉडी भी उपस्थित है, इसको किस प्रकार से सिंड्रोम कहेंगे? ध्यान से आप सुनिएगा कि मनुष्य में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो XX, महिलाओं में XX और पुरुषों में XY पाए जाते हैं, लेकिन जो इनमें गुणसूत्रीय समीकरण दिया गया है XXY, तो जाहिर सी बात है यह किसी न किसी सिंड्रोम से ग्रसित है। तो इसमें आपका सिंड्रोम होगा क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम। अब बात कर लेते हैं कि ऑटोसोमल ट्राइसोमी के दो उदाहरण दीजिए तथा इनमें गुणसूत्रों की संख्या व अन्य असामान्यताएं बताइए। या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं प्रश्न को कि मानव में गुणसूत्रीय व्युत्क्रम से उत्पन्न होने वाले दो रोगों के नाम तथा उनके गुणसूत्र विन्यास कीजिए। ठीक है, आपको बोर्ड में विभिन्न प्रकार से प्रश्नों को घुमाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा एक प्रश्न का जवाब कि 21वें ऑटोसोम गुणसूत्र में ट्राइसोमी के कारण मंगोलिज्म क्या होता है? जब 21वें गुणसूत्र की एकाध सूत्रता हो जाती है, जब 21वें गुणसूत्र की एकाध सूत्रता हो जाती है, इसमें लिखा है कि 21वें ऑटोसोमल गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण, ठीक है, ट्राइसोमी के कारण मंगोलिज्म हो जाता है। मंगोलिज्म क्या है? इसमें आपका चांद जैसा चेहरा हो जाता है, हाथ छोट हो जाता है, मुंह खुला हो जाता है, ठीक है, और इनकी आयु बहुत कम होती है। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह कितना होता है? 47 हो जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे की। तो 18वें ऑटोसोमल गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के कारण एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है। एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। ध्यान से सुनिएगा कि एडवर्ड सिंड्रोम में भी आपको ऐसे पुरुष या महिला जो होती है वो बांझ होती है। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम में। अब बात करते हैं अगला प्रश्न, सर्वग्राही और सर्वदाता रक्त समूह कौन है और इनमें इनके नाम क्या है? तो हम बात कर लेते हैं सर्वग्राही और सर्वदाता रक्त समूह। तो इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि रुधिर वर्ग जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? A, B, AB और O। अब बात करते हैं सर्वग्राही। AB रक्त समूह का मनुष्य सर्वग्राही तथा O रक्त समूह का मनुष्य जो होता है वो सर्वदाता होता है। ठीक है, इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं कि संकर पूर्वज संकरण तथा परीक्षण संकरण में अंतर बताइए। तो संकर पूर्वज संकरण को हम बैक क्रॉस बोलते हैं, परीक्षण संकरण को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो इसके अंतर्गत लिखिए, जब किसी संकर का किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है तो इसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। ठीक है, जबकि प्रथम पीढ़ी F1 जीव एवं समयुग्म जीव अप्रभावी लक्षण वाले जीव के मध्य कराए गए संकरण को परीक्षण संकरण कहते हैं। ठीक है, आगे इसी क्रम में हम आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? मेंडल का पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल।
ने अपने प्रयोग में कितने लक्षणों का चुनाव किया, किन्हीं 2 लक्षणों के नाम बताइए। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब जो थे, इन्होंने अपने बगीचे में सबसे पहले मटर के 7 जोड़ी द्विक्रियाशील लक्षणों का चुनाव किया और उनको अपने उस गार्डन में लगाया और उन पर जो है परीक्षण किया। तो इसका उत्तर आप सुनिएगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी द्विक्रियाशील लक्षणों का चुनाव किया था। उनमें से जैसा कि आपने प्रश्नों में पढ़ा है कि किन्हीं 2 लक्षणों के नाम बताने हैं, तो नंबर 1 है कि पुष्पों का रंग बैगनी तथा सफेद था और दूसरा क्या था, बीज का रंग हरा तथा पीला था। आगे आपको हम ले चलते हैं, जैसा कि आपने पहले पढ़ा था कि विभिन्नता से आप क्या समझते हैं। कोई 2 प्रकार की विभिन्नताएं बताइए। आपने चैप्टर में पढ़ा था अनुवांशिकता एवं विभिन्नता, अर्थात हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो आपको हम बता देना चाहते हैं, विभिन्नता एक ही माता पिता की विभिन्न संतानों में अंतर पाए जाते हैं। इस प्रकार जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतरों को विभिन्नताएं कहते हैं। विभिन्नताएं 2 प्रकार की होती हैं, दैहिक और जननी। ठीक है। आगे इसी क्रम में अगला प्रश्न है, न्यूक्लियोटाइड्स में पाई जाने वाली 2 शर्कराओं के नाम तथा सूत्र लिखिए। न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाने वाले 2 शर्कराओं के नाम तथा सूत्र लिखिए। तो हम आपको बता देते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाने वाले 2 शर्कराओं के नाम होते हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा, जिसे आप डीएनए भी कहते हैं। इसको हम सूत्र से लिख सकते हैं C5H10O4। और दूसरा है राइबोज शर्करा, जिसे आप आरएनए कहते हैं C5H10O5। ठीक है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, विभिन्न प्रकार के आरएनए के नाम। आरएनए निम्न प्रकार के होते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म जैसा कि हमने आपको बताया राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आरएनए निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे एमआरएनए। एम को क्या कहते हैं, मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ब्रैकेट लगा करके अगर आप लिख रहे हैं तो आप आगे लिख सकते हैं कि संदेहवाहक आरएनए। संदेहवाहक क्या मतलब होता है, जो मैसेज ले जाता है। जैसे हम लोग अपने मोबाइल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैसेज भेजने का काम करते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में आरएनए क्या करता है, मैसेज भेजने का कार्य करता है। इसे हम संदेहवाहक आरएनए कहते हैं। दूसरा टीआरएनए। टी का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, अर्थात स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का माध्यम होता है, सूचना होती है। ठीक है, मैसेज सूचना होती है, आरएनए का स्थानांतरण होता है एक स्थान से। और अगला कौन है, आरएनए। इसे हम बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। जैसा कि आप जानते हैं राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, केंद्र पर पाए जाते हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, डीएनए अणु का द्विकुंडलित मॉडल किसने और कब उत्पादित किया है। ध्यान से सुनिएगा, हमारा लास्ट क्वेश्चन है और कल आने वाले वीडियो में हम इससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन आपको देंगे। और आपके मन में भी अगर कोई प्रश्न है तो कृपया हमारे ऑनलाइन ग्रुप में पूछ सकते हैं और हम उन प्रश्नों को आपका जवाब देंगे। ठीक है। तो ये प्रश्न है, डीएनए अणु का द्विकुंडलित मॉडल किसने और कब उत्पादित किया। तो इसका उत्तर है वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया। इसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला। ओके, थैंक यू क्लास। आप लोग अपने अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और जो भी प्रश्न आपके मन में होगा वो कल हमें पुनः इसी ग्रुप में बताइएगा। ऑनलाइन क्लास में हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। ओके, थैंक यू।